हेलो स्टूडेंट्स एंड स्वागत है आपका आज की इस स्लीपी क्लासेस की वीडियो में। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली जब भी हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की, जब भी हम बात करते हैं अबाउट द इंडियन गवर्नमेंट सेटअप, वन ऑफ द थिंग्स दैट वी कंटिन्यूसली फोकस अपॉन इज द फैक्ट कि किस तरह से कंटिन्यूसली टू फुलफिल द एम्स ऑफ गुड गवर्नेंस ये पॉलिटिकल सेटअप इवॉल्व होता गया है, राइट। एंड इनमें से एक बहुत ही बड़ा फीचर जो कि ओवर टाइम डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, डिसेंट्रलाइजेशन एंड गांधीयन प्रिंसिपल्स को प्रमोट करने के लिए आगे रखा गया है इज द आइडिया ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, राइट। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो कि विलेज रिपब्लिक्स का जो आइडिया है उसे फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। एंड वहीं पे ऑन द अदर हैंड ऑल्सो दे आर काउंटर पार्ट्स फॉर अर्बन एरियाज इन द फॉर्म ऑफ urban local bodies, right? These were also put ahead. However, one thing, right, that one is continuously made aware of कि even though एक constitutional position जो है इन्हें दे दी गई है, but when one tends to look at the way in which these bodies function, बहुत सारे challenges, बहुत सारे मुद्दे जो है निकल के आते हैं। In fact, if you guys must remember, and I'm sure आप लोगों ने देखा होगा क्योंकि इतना massively popular था, the show पंचायत, है ना, जो कि बेस था कि किस तरह से एक urban educated इंसान आता है एक पंचायत का सेक्रेटरी बनने के लिए, राइट, इन द होल पंचायती राज सेटअप, एंड किस तरह से ये चैलेंजेस फर्स्ट हैंड वो एक्सपीरियंस करते हैं, राइट। तो चाहे ये इंफ्रास्ट्रक्चरल क्रंच हो, चाहे ये प्रॉब्लम हो फाइनेंसेस की, है ना, कि अब अगर सड़क बनानी है, बढ़िया सड़क बनानी है, पंचायत के पास ही फंड्स नहीं है उस सड़क को पूरा करने के, राइट। या फिर प्रॉब्लम हो कि हाँ जी इन नेम तो हमने विमेन के लिए रिजर्वेशन दी हुई है, पर जब हम एक्चुअल में देखते हैं ये नहीं निकल, राइट। सो नाम के जो है उनको सरपंच बनाया हुआ है, जिसके कारण द फिनोमिना ऑफ सरपंच पति भी निकल के आ गया है। दैट नाम के लिए तो विमेन अपॉइंटेड है, बट पीछे जो है उनके मेल रिलेटिव्स, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो फादर हो, चाहे वो ब्रदर हो, वो जो है एक्चुअल में ड्यूटीज निभा रहे होते हैं, या दे आर द वंस हु आर एक्चुअली डॉनिंग दी पावर, राइट। तो ये सारे ऑब्वियस चैलेंजेस निकल के आते हैं जो कि कंटिन्यूसली हैम्पर कर रहे हैं द फंक्शनिंग ऑफ आवर थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस। और इसीलिए इन्हीं चैलेंजेस को एक क्वांटिटेटिव वे में, एक प्रॉपर डिटेल्ड मैनर में स्टडी करने के लिए शुरू किया गया था व्हाट वी नो एज द पंचायती डेवोल्यूशन इंडेक्स, राइट। 2014 के अंदर पहली बार इसे इनिशिएट किया गया था बाय द यूनियन मिनिस्ट्री, राइट। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है उन्होंने इसको इनिशिएट किया था। 2014 के अंदर इसका जो पहला एडिशन है वो निकल के आया था, एंड नाउ इन February 2025 द 2024 इंडेक्स हैज़ बीन पब्लिश्ड, जो कि अगेन ट्राई करता है रीडिंग इनटू अंडरस्टैंडिंग द वे इन विच पंचायती राज institutions have evolved, are working, and the way in which they are coping with contemporary challenges. Now very importantly ये इंडेक्स जो है रिवील करता है स्टेट वाइज, ठीक है। तो वेरियस जो स्टेट्स हैं उनकी रैंकिंग्स के ऊपर ये फोकस करने की कोशिश करते हैं कि हर स्टेट इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर व्हेन इट कम्स टू द फंक्शनिंग ऑफ पंचायती राज गवर्नमेंट्स किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, राइट। सो बेसिकली दे आर असेसिंग हाउ ईच स्टेट इज परफॉर्मिंग एज फार एज दिस थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस इज कंसर्न, राइट। एंड कितनी हद तक उन्होंने जेन्युइनली डिवॉल्व कर दी है पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द पंचायती राज बॉडीज, जो कि अब 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत मैंडेटरी है कि इन्होंने बनानी ही बनानी है, ठीक है। तो क्या निकल के आया इसको भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली व्हेन वी लुक एट दिस इंटायर इंडेक्स, दे डिसाइडेड टू क्लब द वेरियस फाइंडिंग्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पैरामीटर्स। तो ऑल इन ऑल इन्होंने 6 पैरामीटर्स जो हैं वो बनाए हैं। कौन से ये 6 पैरामीटर्स? पहला है, अगर हम देखें फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क का क्या मतलब हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के हिसाब से,
है ना, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थी, ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करती है। तो फ्रेमवर्क के अंदर ये क्या कहते हैं कि देखिए जो बेसिक प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन की गई है, कितनी हद तक जो वेरियस स्टेट्स है कॉम्प्लाई कर रहे हैं इन प्रोविजंस के साथ। सेकंड इज फंक्शन, राइट, फंक्शंस जो काम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो कि वेरियस लिस्ट के अंदर उनको प्रोवाइड की गई है। तो 73rd अमेंडमेंट लिस्ट ने एक सेपरेट लिस्ट ऑफ टास्क जो है इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को जो है वो सौंप दी थी। तो इन्होंने यही बात जो है ये की कि क्या क्या मेजर्स वेरियस पंचायत अपना रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने के लिए। तो चाहे वो सैनिटेशन का एरिया हो, चाहे वो बेसिक हाइजीन का एरिया हो, चाहे वो एजुकेशन हेल्थ का एरिया हो, तो इन सब पैरामीटर्स के ऊपर वो किस तरह से परफॉर्म कर पा रहे हैं, क्या अपने फंक्शंस निभा पा रहे हैं या नहीं। देन वेरी इंपॉर्टेंटली फाइनेंसेस, अगर आपने फंक्शंस कोई करने हैं परफॉर्म, यू नीड मनी फॉर दैट, राइट, यू शुड बी एबल टू हायर पीपल, बिल्ड अप थिंग्स, और उन सब के लिए क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, राइट। तो फाइनेंसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कितना ज़्यादा डिवॉल्व हो रहे हैं फंक्शंस, पंचायत की क्या क्या सोर्सेज ऑफ फंडिंग है, कुछ लोकल रेवेन्यू, लोकल टैक्सेस के थ्रू वो कितना रेज कर पा रहे हैं एंड कितनी एफिशिएंटली उनको यूज कर पा रहे हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंटली फंक्शनरीज, राइट, काम करने के लिए आपको मैन पावर चाहिए, यू नीड केपेबल पीपल, राइट, हु आर मैनिंग योर डिपार्टमेंट्स। तो ये फंक्शनरीज को वो देखना चाहते हैं कि व्हेन इट कम्स टू ऑफिशियल्स, व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, जो आपके एसेट्स हैं, जो आपके से फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सैनिटेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, राइट, सो टॉयलेट्स को बनाने के लिए, उन पे नज़र रखने के लिए, या फिर अगर हम आंगनवाड़ी सेंटर्स की बात कर रहे हैं, उन आंगनवाड़ी सेंटर्स की मेंटेनेंस जो है किस तरह से जो है वहाँ पे उपलब्ध हैं, द पीपल रिक्वायर्ड टू फुलफिल दोज टास्क्स, उन सबको भी मेजर किया जा रहा है। देन कैपेसिटी बिल्डिंग, लाइक नॉलेज ट्रांसमिशन एंड ट्रांसफर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किस तरह से जो नॉलेज एंड स्किल्स है पंचायत ऑफिशियल्स की, उनको एक्सपैंड किया जा रहा है ट्रेनिंग के थ्रू, वर्कशॉप्स के थ्रू, राइट, उनको और कंप्यूटर्स एक्सेट्रा सिखाए जा रहे हैं। ये भी जो है एक पैरामीटर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट द पैरामीटर ऑफ अकाउंटेबिलिटी। गुड गवर्नेंस के अंदर हम यही बात करते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल गवर्नमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड लोकल लेवल पे जो आपकी सेल्फ गवर्नेंस की इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर अकाउंटेबिलिटी तो एक बहुत कोर हिस्सा है, राइट। तो कितने हद तक ये ऑडिट मॉनिटर कर पाते हैं, राइट, अकाउंटेबल होल्ड कर पाते हैं पंचायती राज की जितनी भी फंक्शनरीज एंड फंक्शंस हैं उनके लिए, ये छठा आपका पैरामीटर जो है ये निकल के आ गया है, राइट। तो इन 6 पैरामीटर्स के बेसिस पे अब देखा जा रहा है, मेजर किया जा रहा है, रैंक किया जा रहा है वेरियस स्टेट्स को। Now, before we head in this area, there are certain things that you must know, factoids, important committees, right, which is कि किस तरह से evolve हो गया, ये हमने देखा ही है, right. We have seen that there was a long history of evolution of self-governance in India. Now, one of the things that we always associate with India is कि पहले जैसे किया जाता था, true India resides in its villages, right. तो इंडिया जो है मेनली एक रूरल सिविलाइजेशन की तरह निकल के आया। इंडस वैली सिविलाइजेशन को वो एक अर्बन सिविलाइजेशन के तरह देखते हैं, but predominantly if you look at the history of India, it was dominated by its villages because of the agrarian setup, right? Which is why also there is this entire focus that even when big empires came about, these weren't very centralized. In fact, they were very, very decentralized with a lot of power, with a lot of governance being in the hands of these local governmental setups, right? तो पंचायत का आइडिया कोई एक नया आइडिया नहीं है बल्कि बहुत पुराना आइडिया है, and this is exactly what even Gandhi ji had talked about, right? Gandhi ji had associated the golden period of India, or even when he envisages a true Swaraj in India, he associates it with the golden rule of the विलेज रिपब्लिक्स, ठीक है। तो ये विलेज रिपब्लिक्स देयरफॉर हिस्टोरिकली एक बहुत ही क्रिटिकल आइडिया था। हाउएवर विद द कमिंग इन ऑफ द colonial government and even after the setup of our independent constitutional government, somehow ये जो local centers of power थे,
they lost their significance. Not to say कि ये कभी भी in wholesale remove कर दिए गए थे, that would not be correct. In fact, even when you look at the colonial rule के भी दौरान they had realized the importance of local administration. अब अगर इन्होंने extract करना है, हम बोल रहे है ना, एक्सप्लॉयटेटिव थे ये एक्सट्रैक्ट करते थे रिसोर्सेज को, टैक्सेस को. अब एक्सट्रैक्शन के लिए ये मिनिस्क्यूल नंबर ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स तो हर जगह पहुंच नहीं सकते, विच मीन्स दैट दे हैड टू रिलाई ऑन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टू डू देयर बिडिंग, विच इज वाई दे ऑल्सो रियलाइज कि कहाँ कहाँ और किस तरह से हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करनी है टू सूट आवर इंटरेस्ट. Which is why in 1883 also the Central Provinces Local Self Government Act जो है इसे पास किया गया था, जिसके तहत लोकल बोर्ड्स एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो हैं इन्हें सेटअप किया गया था और इन्हें ड्यूटी दी गई थी दैट यू हैव टू मेंटेन एंड मैनेज सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर इन योर लोकल एरिया. राइट नाउ इन द आफ्टरमाथ ऑफ इंडिपेंडेंस ये जो कुछ चीजें थी, राइट, बिकॉज एक एक्ट से कुछ नहीं हो रहा था, ब्रिटिशर्स भी उसको कर्ब ही करके रखते थे, जेन्युइन पावर्स कोई नहीं दे रहा था लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को. नाउ आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाट हैपेंड? After independence again there wasn't a massive focus, even though we've talked about that there were a lot of Gandhian leaders who stressed on the importance of village republics, but the Nehruvian idea of India was based on a centralized India, right, जहाँ पे to keep India united, to ensure development, ये centralization एक बहुत बड़ा हिस्सा हो गई थी. However, despite that, the first 5-year plan जो कि निकल के आया था, इस प्लान के अंदर भी जो इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस है, पर्टिकुलरली द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट, उसे अंडरलाइन किया गया, जहां पे उन्होंने बोला कि अगर हम जेन्युइन डेमोक्रेटाइजेशन, हमने डेमोक्रेसी तो सेटअप कर दी है, बट डेमोक्रेटाइजेशन लाने के लिए, राइट, if we want to spread the values of democracy throughout India so that each and every person finds himself or herself to be entrenched in this democratic setup, the same will not be possible without local self-governments, right? This was something that was emphasized within the first 5-year plan also. However, इसके ऊपर ज़्यादा कुछ किया नहीं गया था. But a massive impetus, a massive push came from the recommendations of a very important committee, one of the first committees in this regard, which was the Balwant Rai Mehta Committee of 1957, which actually took up this issue. Now, what did this committee recommend? सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि देखिए जो लोकल बॉडीज है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट. सो व्हेन वी लुक एट द लोकल लेवल डेवलपमेंट, बिकॉज दीज विल बी द बॉडीज विच विल बी मोस्ट अवेयर ऑफ द नीड्स, ऑफ द डिमांड्स ऑफ द एरिया एंड इट्स पीपल, राइट. तो हमें जो है लोकल बॉडीज चाहिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली दीज विल बी द लिंक, they will be the intermediaries between the government at the center and the public in general. So the government is continuously in touch with what is happening on ground, and for this intermediary का रोल कौन प्ले करेगा? ये local self governments जो हैं ये प्ले करेंगी. And that is why even within these local government setup they recommended a 3-tiered structure, right? एक 3-tiered structure जो है इन्होंने recommend किया, जहाँ पे at the bottom was what the idea what we associate with popular democracy or deliberative democracy or participatory or in a way even some form of direct democracy, that everyone who's constituting that community gets a say in decision making. And this was possible how? Via ग्राम पंचायत के अंदर जो थी आपकी ग्राम सभास, राइट, जो विलेज असेंबलीज थी, राइट, ये इनके अंदर जो है लोग कॉन्स्टिट्यूट करते थे. ये ग्राम सभा से आगे चल के जो हेड होते थे विलेजर्स, राइट, यूजुअली जो 5 होते थे हिस्टोरिकली, राइट, उससे आइडियलाइज किया गया द फर्स्ट लेयर of this 3-tiered governance, which was the gram panchayat, right, the village panchayat, right, composed of those who were elected, usually जो elders respected होते थे, अब ये elected functionaries की तरह ग्राम पंचायत के members जो है ये बन गए. इनके ऊपर आती थी पंचायत समितिज,
की जो लेयर है, राइट, वो इसमें आती थी, या जिसको हम तालुक पंचायत वेरियस स्टेट्स में वेरियस नाम से बुलाया जाता है, तो एकदम स्ट्रिक्ट यूनिफॉर्मिटी नहीं है। एंड एट द टॉप वाज व्हाट वी रिगार्ड एज जिला पंचायत। तो ये 3 tiered स्ट्रक्चर जो है इन्होंने रेकमेंड किया। Then very importantly, because women play such a critical role, there are so many responsibilities, there are so many demands of women which are very important and often they used to get neglected, right? तो इसीलिए उन पे काम करने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी ने भी recommend किया reserving seats for women. Right? While these recommendations are very important, they were sooner or later, put in deep freeze and इनके ऊपर कुछ ज़्यादा काम हुआ नहीं. Even though a number of panchayats came into being, but over time because इनको appropriate power नहीं दी गई थी, पैसा नहीं था इनके पास, they sort of lost their charm. Till again another committee was constituted, right? Again there was a lot of discussion in 1978 under the Ashok Mehta committee. Right? यहाँ पे the recommendations again included that we have direct the third tier of elections जो कि हमारे state की election commissions जो हैं ये करवाती हैं कि इनके through elections हो पंचायत के अंदर, and यहाँ पे हमने representation ज़रूर देनी है particularly even the marginalized communities को, right? Depending on states के अंदर उनकी क्या composition है. So scheduled caste को, scheduled tribes को, इन्हें जो है हमें एक रिप्रेजेंटेशन देनी है, जिस तरह से स्टेट्स के लेजिस्लेचर्स में एंड पार्लियामेंट के अंदर भी जो है उन्हें रिप्रेजेंटेशन दी गई है. प्लस दे टॉक्ड अबाउट ऑल्सो जेन्युइन ट्रांसफर ऑफ पावर, कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को कि ये अच्छे से काम कर पाए. इसके बाद भी कुछ कमिटीज़ बनाई गई थी, जैसे कि GVK राव कमेटी, LM सिंघवी कमेटी. इन सब के थ्रू जो है बहुत डायलॉग एंड डिस्कशन हुआ टिल फाइनली थ्रू अ कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट इन 1992 we saw the passage of the 73rd and the 74th Amendment Acts. In fact, इससे पहले भी कोशिश की गई थी via the 64th and the 65th Constitution Amendment Acts, but they could never really pass through. ठीक है, finally it was via the passage of the 73rd and the 74th Amendment Acts that finally we saw पंचायती राज गवर्नमेंट टेक शेप. तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो कि पंचायती राज गवर्नमेंट्स की बात करती है, एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट जो कि अर्बन लोकल बॉडीज की बात करती है, राइट? तो अभी जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट थी, अ लॉट ऑफ द इंस्पिरेशन केम फ्रॉम द रिकमेंडेशंस ऑफ द बलवंत राय मेहता कमेटी. तो इन्होंने भी क्या आगे रखा दैट यस अ 3-tiered इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी शुड हैव इन प्लेस. सो पंचायत, देन आपकी वेरी इंपॉर्टेंटली समितिज उसके ऊपर, एंड देन हेडेड बाय द जिला परिषद, राइट? सो दिस वाज द सेम स्ट्रक्चर दैट even the 73rd Amendment Act put into place. Then very importantly, much like the state and the center, every 5 years there is going to be direct elections to become part of these Panchayati Raj institutions, which is again जैसे कि हमने बात की थी स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ये इलेक्शंस करवाते हैं. देन अगेन विमेन को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए 33% या 1/3 सीट्स जो है रोटेशनल बेसिस पे रिजर्व की गई औरतों के लिए. साथ ही में इन्होंने मैंडेट किया द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशंस एज वेल एज द प्रोविजन फॉर ग्रांट्स एंड एड, ताकि सफिशिएंट फंड्स जो हैं ये मिलते रहे टू द विलेज पंचायत फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स. वहीं पे 74th अमेंडमेंट एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने सिमिलर एक 3-tiered स्ट्रक्चर जो है अर्बन एरियाज के लिए भी बनाया, जहां पे यू हैड योर नगर पंचायत इन पेरी अर्बन एरियाज, राइट? पेरी अर्बन जो कि विसिनिटी में है, जो कंप्लीटली अर्बनाइज नहीं हुए हैं, अभी सेमी रूरल सेमी अर्बन है. देन म्यूनिसिपल काउंसिल्स इन स्मॉलर टाउन्स, and then you also have the municipal corporations in bigger cities or metropolitan areas. Now apart from that, another very important legislation that came into being for the expansion of this Panchayati Raj governance came in the form of the PAISA, which was the Panchayat Extension to Tribal Areas Act of 1996, जहां पे इन्होंने यही फॉर्म ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स एंड लोकल सेल्फ गवर्नेंस को एक्सटेंड किया to scheduled areas and tribal areas
in India, right? जहाँ पे 50% of the local body seats are now reserved for the scheduled tribes जो कि इस एरिया की हैं, एंड साथ ही में जो ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन भी है वो भी सिर्फ एसटी कम्युनिटी से ही आ सकते हैं, कोई और उसे ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, राइट? सो ये लेजिस्लेशंस जो है बैकबोन बनी ऑफ पंचायती राज गवर्नेंस ऑफ India. So while the constitutional setup was ready, this did not mean that all was hail and hearty. There were a lot of problems and challenges that were being encountered. For example, सबसे पहले जब हम बात करते हैं 3Fs की प्रॉब्लम की, 3Fs के प्रॉब्लम, फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज। पहली चीज तो जो फंक्शंस लिस्ट आउट किए गए थे विद इन द 73rd अमेंडमेंट एक्ट, द स्टेट गवर्नमेंट्स रिफ्यूज टू डिवॉल्व देम कंप्लीटली टू द विलेज पंचायत्स। Then when it came to even taking up these responsibilities, इनके पास officials lacking थे, उनके पास enough skills नहीं थे, adequately वो पढ़े लिखे नहीं थे, या फिर जो higher up officials थे वो उनको काम ही नहीं करने देते थे, ना उनके पास requisite infrastructure था। Then very importantly, obvious financial constraints बहुत ज़्यादा थे, बहुत ही narrow revenue या local tax की streams हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड लोकल बॉडीज के पास, बहुत कम लेवीज, बहुत कम टैक्सेस को वो इम्पोज कर सकते हैं, जिसके कारण खुद का उनका जो सेल्फ जनरेशन है वो बहुत कम है। एंड देन द काइंड ऑफ जेन्युइन डेवल्यूशन ऑफ फंड्स विच वाज इमेजिन्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट टू दीज लोकल गवर्नमेंट्स, दैट ऑल्सो डिड नॉट हैपन, राइट? इसके ऊपर करप्शन के इशू हो गए, लैक ऑफ अवेयरनेस के इशू हो गए, परसिस्टिंग कास्ट एंड जेंडर हायरार्कीज की बात अगर हो गई, राइट? तो हम अभी भी देखते हैं कि सरपंच पति के फिनोमेना की जब हम बात करते हैं, या फिर जो SC ST मेंबर्स हैं उन्हें ड्यू कंसिडरेशन, उनकी ओपिनियंस को ड्यू कंसिडरेशन आज तक नहीं दी जाती है। ये सारी प्रॉब्लम्स कंटिन्यू टू really challenge the functioning of these Panchayati Raj institutions, which is why something like the Panchayat Devolution Index was evolved to really look at the on-ground functioning of these bodies, so that you can look at what are the challenges which have occurred and how do we resolve them, right? This is exactly why such surveys and such indices come into being. Now, what are certain issues that this index points out? That is what we have to look at. Now, सबसे पहले तो on the basis of those various parameters, the 6 parameters that we looked at, on that basis 0 to 100 marks are given to various states on the basis of to what extent they have been able to devolve powers, responsibilities, finances to their Panchayati Raj institutions. Now, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, the 3 southern states, reigned at the top of the index, whereas Uttar Pradesh and Bihar showed the most significant improvement, even though they were lacking, but at least there was a massive improvement since the last index. However, states including Manipur, Arunachal and Jharkhand were some of the most lowest scoring states on all parameters when it came to this index. Now, very importantly, not just this, when even the conversation of reservation of women took place, a lot of states have gone above and beyond just the 33% reservation, ensuring 50% reservation for women. So there are a number of states, including 7 states such as Madhya Pradesh, Haryana, Punjab, Tripura, right, which have ensured this greater reservation and various duties. However, on the other hand, there are various states which are still lacking. One of the worst performer is Uttar Pradesh, which is the lowest proportion of women representatives because it's still stuck at 1/3 representation. Even when it comes to the representation of marginalized communities, there are certain states like Punjab who have consistently dominated ensuring presence of scheduled castes in their Panchayati Raj institutions, whereas other states have sort of lagged behind. When it comes to finances, which is one of the main issue which pertains to the working of these Panchayati Raj institutions, the challenges still remain. The index in fact pointed out that in 2023-24, the governments which supposedly allocated over 47,000 crore to Panchayat. This is what they listed out according to their state finance commissions. However, only around 10,000 crore had been released by November 2023. So, in name तो उन्होंने 40,000 करोड़ के अराउंड एलोकेट किया गया है, बट जब डिसबर्सल की बात आती है तो 1/4 अमाउंट ही जो है आज तक ये नवंबर 2023 तक जो है डिस्पर्स किया गया था.
Panchayats then in certain states have a very, very bad situation when it comes to infrastructure, right? So the index in fact pointed out that when you look at the Panchayati Raj infrastructure prevailing in the states, only 7 states and UTs reported that 100% of their panchayat offices were pakka, right? They say forget any other infrastructure, the basic panchayat ka office जो है उसमें भी it's only 7 states and UTs जिनका office is 100% पक्का, built of bricks, mortar, etc. Apart from that, 21 states and UTs have at least 3/4 of panchayat offices in their states which are pakka, while the rest are still in a कच्चा mode. ठीक है, तो ये पॉइंट आउट करता है कि किस तरह से डिस्पाइट years and years being invested in the empowerment of these Panchayati Raj bodies, we are still lagging in many regards. However, certain states have come across as success stories, and very importantly, here lessons can be derived. Right? This is the entire idea, that how can you ensure that certain models which have worked in certain states can be passed on to the other states as well. Now, when it comes to framework, Kerala was the top state in this regard, wherein most of the constitutional mandates have been implemented in Kerala. In fact, this was one of the main reasons, as has been pointed out even by Niti Aayog studies. Right? Niti Aayog ने special studies की थी that when you look at the performance of states in tackling COVID-19 crisis, right, Kerala was one of those states which was performing very well. Right? Kerala was also one of the states which was the primary, right, which was one of the first states to encounter this problem, right, but was able to control it in a sufficient manner because of the empowered local self governments, local self bodies जो कि यहाँ पे exist करती हैं, right? So this was a great learning. When it comes to functions, Tamil Nadu was the top state जहाँ पे enough functions have been devolved and these Panchayati Raj governments have been able to perform them to a suitable level. When it came to finances, Karnataka was the top state here. Functionaries के अंदर it was Gujarat. कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर तेलंगाना ने अच्छा परफॉर्म किया था. इन अकाउंटेबिलिटी अगेन कर्नाटका was at the fore. So Karnataka became one of the most leading states when it came to the Panchayat Devolution Index, right? So all in all, basically, while there are a number of states which have at least in certain parameters implemented these ideas, for a lot of other states these are still lagging, right? Now, importantly, if these are certain things that you have not been able to cope up with on your own, or if you're looking to start your political science and international relations optional preparation for 2026, our batch 1 has been launched, right? Batch 1 को launch कर दिया गया है एंड इसके अंदर जो है आप वेरियस कोर्सेज में से चुन सकते हैं एज पर योर ओन रिक्वायरमेंट्स, राइट? यहाँ पे स्टैटिक लेक्चर्स हैं जो कि पूरे सिलेबस को कवर करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट मंथली करंट अफेयर्स लेक्चर्स, बिकॉज ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जो कि PSI के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, दैट यू नीड टू कंटिन्यूसली कीप एडिंग टू राइट गुड आंसर्स. आंसर राइटिंग है इसके अंदर, डाउट रेजोल्यूशन है इसके अंदर, राइट? Depending on whether you want to get your answers checked or not, or if you want strategic mentorship from a selected officer or not, you can choose any one of these course programs, right? साथ ही में very importantly, you can use the code SLEEPY20 to avail 20% discount, right? आखिरी कुछ दिन जो है बचे हैं इसके. 3rd मार्च से जो है हमारे ओरिएंटेशन लेक्चर शुरू हो जाएंगे. वेरी इंपॉर्टेंटली, दो स्टूडेंट्स हु आर स्टिल कंफ्यूज्ड अबाउट प्रिपरेशन, 7th मार्च को देयर इज अ PSIR की लाइव 1 hour वर्कशॉप विच आई विल बी होल्डिंग, जिसको आप अटेंड कर सकते हैं. इसकी डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पे मिल जाएंगी. अगर आप कोर्स या इस वर्कशॉप के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, यू कैन ईदर गो टू आवर वेबसाइट और कॉल ऑन 1800-890-3043. दिस इज ऑल फ्रॉम मी टुडे. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग Sleepy Classes.